गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए जीआईटी सिस्टम का एक नया टॉपिक एंड टॉपिक इज डायरिया। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं डेफिनेशन की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरिया। इट इज़ डिफाइंड एज पासेज ऑफ वाटरी म्यूकस फील्ड स्टूल। इसका मतलब है कि अगर किसी बेबी के अंदर वाटरी म्यूकस फील्ड स्टूल आ रहा है, पास आउट हो रहा है, तो दैट इज़ द डायरिया। ओके, या फिर नेक्स्ट एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड दैट द लूज वाटरी स्टूल दैट अकर्स मोर फ्रीक्वेंट देन यूजुअल। जो नॉर्मल कंडीशन में स्टूल पास आउट होता है उससे ज़्यादा, यानी कि फ्रीक्वेंटली बार बार स्टूल पास आउट हो रहा है और लूज वाटरी स्टूल पास आउट हो रहा है बार बार, तो इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं? डायरिया बोल देते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स एंड कोजेज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के एक्चुअली में डायरिया हो सकते हैं एक चाइल्ड को, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डायरिया को लीड करते हैं। तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन वाटर एब्जॉर्प्शन, कि वाटर एब्जॉर्प्शन के बेस पे कौन कौन से टाइप के डायरिया होते हैं, यानी कि वाटर के एब्जॉर्प्शन में अल्ट्रेशन होने की वजह से जो डायरिया होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन होगा सीक्रेटरी डायरिया। अब सीक्रेटरी डायरिया का मतलब क्या होता है? इन दिस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल एक्टिवली सीक्रेटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू कोलेरा टॉक्सिन, यानी कि कोलेरा टॉक्सिन की वजह से कोलेरा टॉक्सिसिटी हो जाए अगर जीआईटी ट्रैक्ट में, तो क्या होगा? एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर का एक्टिवली लगातार सीक्रेशन करती रहती हैं और इलेक्ट्रोलाइट का, जिससे क्या हो जाएगा? वाटरी स्टूल का फॉर्मेशन होगा और ये किसको लीड कर देता है? डायरिया को लीड कर देता है, और इसे क्या बोल देते हैं? सीक्रेटरी डायरिया, क्योंकि वाटर सीक्रेशन की वजह से डायरिया हो रहा है। ओके, नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं ओस्मोटिक डायरिया। इट अकर्स ड्यू टू पुअरली एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजेस्टेड सोल्यूट्स। किसी भी वजह से जो इंजेस्टेड सोल्यूट्स हैं, जैसे किसी बेबी ने फूड वगैरह कुछ सोल्यूट इंजेस्ट किया, कोई फूड इंजेस्ट किया, तो उसके बाद वो पुअरली एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी कि जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, इंटेस्टाइन के अंदर थोड़ी देर के लिए रिटेन रह रहे हैं। तो जैसे ही वो रिटेन रहते हैं सोल्यूट, जहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट बढ़ती है तो क्या हो जाता है? ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और जैसे ही ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा? वाटर का अट्रैक्शन होने लगता है, और जीआईटी ट्रैक्ट में के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर आ जाता है, जिससे क्या होगा? वाटर स्टूल का फॉर्मेशन होता है, और ये किसको लीड कर देता है? डायरिया को। ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से जो डायरिया हो रहा है उसे क्या बोल देते हैं? ओस्मोटिक डायरिया बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप की बात करें तो बेस्ड ऑन सीवियरिटी या फिर ड्यूरेशन के हिसाब से, कि सीवियरिटी के हिसाब से या ड्यूरेशन के, कितने टाइम तक एक बेबी के अंदर डायरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, उस हिसाब से डायरिया कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन बात कर रहे हैं एक्यूट डायरिया की। तो अगर किसी को 2 वीक से कम, यानी कि 14 दिन से कम डायरिया की कंडीशन प्रेजेंट है, तो वो किसको इंडिकेट करता है? एक्यूट डायरिया को इंडिकेट करता है। अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक्यूट डायरिया किसकी वजह से हो सकता है? वायरल गैस्ट्रोएंटाइटिस की, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो ये किसको लीड करेगा? एक्यूट डायरिया को। नेक्स्ट देख लेते हैं बैक्टीरियल एंटाइटिस। बैक्टीरिया की वजह से अगर कोलन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, तो ये भी किसको लीड करता है? एक्यूट डायरिया को लीड करता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं फूड पॉइजनिंग। किसी भी वजह से कोई इन्फेक्टेड फूड वगैरह इंजेस्ट कर लिया किसी बेबी ने या फिर चाइल्ड ने, और उसकी वजह से जो डायरिया क्रिएट होता है वो कौन सा होगा? एक्यूट डायरिया। शॉर्ट टाइम के लिए प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद रिसोल्व हो जाता है। एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक डायरिया कौन सा होता है? एंटीबायोटिक की वजह से डायरिया क्यों होता है? क्योंकि ये जो नेचुरल बैलेंस होता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो इंटेस्टाइन के नॉर्मल फ्लोर होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनके बैलेंस को क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण क्या होगा? वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो किसको लीड करते हैं? डायरिया को लीड करते हैं। सेकंड बात करें क्रोनिक डायरिया। अगर किसी बेबी के अंदर या किसी चाइल्ड के अंदर 2 वीक से ज़्यादा, यानी कि 14 दिन से ज़्यादा तक अगर डायरिया की कंडीशन प्रेजेंट है, दैट इंडिकेट द क्रोनिक डायरिया। फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। क्रोनिक डायरिया को कौन कौन से फैक्टर्स लीड करते हैं, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लंबे टाइम तक डायरिया को मेंटेन रखते हैं? तो कोई भी बैक्टीरियल और माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो चुका है जीआईटी ट्रैक्ट में, तो वो भी लॉन्ग टाइम तक डायरिया को लीड करता है। माल एब्जॉर्प्शन मेनली ड्यू टू लैक्टेज डेफिशिएंसी। माल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है कोई फूड वगैरह एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, मेनली किसकी वजह से? लैक्टेज डेफिशिएंसी, जिससे क्या होगा? लैक्टोज डाइजेशन नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिससे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, और वो किसको लीड करता है? क्रोनिक डायरिया को लीड करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जीआईटी इन्फ्लामेटरी डिजीज, जैसे कि आईबीडी इन्फ्लामेटरी बोल डिजीज हो चुकी है, कोई भी इन्फ्लामेटरी डिजीज हो चुकी है जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर, जैसे कि क्रोन्स डिजीज हो चुकी है, या फिर
अल्सरेटिव कोलाइटिस हो चुके, तो ये भी किसको लीड करते हैं, क्रोनिक डायरिया, यानी कि लंबे समय तक डायरिया को लीड करते हैं। अब बात कर रहे थे साइन एंड सिम्टम्स की, किसी बेबी को, किसी चाइल्ड के अगर डायरिया हो चुका है तो कौन कौन से सिम्टम्स और साइन उसको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन जो मेन साइन होगा, स्टूल क्या होगा, रनी होगा, मतलब कि बहता हुआ स्टूल देखने को मिलता है, और स्मेली और म्यूकस स्ट्रिक्ट स्टूल पास आउट हो रहा है, तो ये किसको इंडिकेट करते हैं, डायरिया हो चुका है बेबी को। नेक्स्ट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ पासिंग स्टूल, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जैसे पहले स्टूल पास आउट दिन में 2 बार कर रहा है कोई बेबी, तो अब 4 से 5 6 बार कर रहा है, तो किसको इंडिकेट करता है, डायरिया को इंडिकेट करता है। लूजिंग वेट, अब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जैसे ही बेबी फूड इंजेस्ट करेगा वो पास आउट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, वेट लूजिंग होने लगता है धीरे धीरे। फीवर हो जाएगा, अगर इस इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर डायरिया क्रिएट हो रहा है तो ये किसको लीड करता है, फीवर को। डिहाइड्रेशन, ये भी मेन सिम्टम्स देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे, संकन आई देखने को मिलती है, संकन आई अगर डार्क सर्किल आई के अराउंड क्या होगा, डार्क सर्किल नज़र आते हैं। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन का जो साइन होगा, ड्राई माउथ होगा, और बेबी क्राई विदाउट टीयर, बेबी रोएगा बट आंसू नहीं निकलेंगे उसको, और ये अगर 3 कंडीशन प्रेजेंट है तो किसको इंडिकेट करता है, बेबी को डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो इस टाइप से संकन आई देखने को मिलती है। क्या, डार्क सर्किल देखने को मिलेंगे, ड्राइनेस की वजह से डार्क सर्किल का फॉर्मेशन हो जाता है आंखों के चारों ओर। ओके, चलो नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं। नोजिया होने लगता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट भूख होती है वो कम लगने लगती है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ कर चुके हैं इंटेस्टाइन के अंदर, इरिटेशन हो रहा है, तो बेबी क्या होगा, रिफ्यूज़ कर देता है फीडिंग के लिए या फिर डाइट इंजेक्शन के लिए, तो क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलती है। हाइपर एक्टिव बाउल सेंसेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही हाइपर, क्योंकि वहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वही किसको लीड करते हैं, डायरिया को लीड करते हैं। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ने की वजह से हाइपर एक्टिव बाउल सेंसेशन या साउंड देखने को मिलती है, जिसको डायरिया हो चुका है उस बेबी के अंदर। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, ओके, और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होने लगती है, एब्डोमेन के अंदर ब्लोटिंग वगैरह देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की, कौन कौन से डायग्नोसिस करते हैं कंफर्म करने के लिए कि कौन से टाइप का डायरिया हो चुका है। तो कंफर्मेटिव टेस्ट कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑन जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा, सीबीसी करते हैं टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन, कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो चुका है। और नेक्स्ट जो मेन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है वो स्टूल टेस्ट करते हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है या फिर अदर कोई कोजेज है जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं, पता चल गया है कि डायरिया हो चुका है और कौन कौन से कोजेज हैं, तो कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट परफॉर्म करने एक चाइल्ड के ऊपर जो इसको डायरिया हो चुका है। तो फर्स्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा, पैलेंटिव फ्लूइड देंगे और कंटिन्यू फीडिंग रखेंगे, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह इम्बेलेंस ना हो, जो वेट लॉस ना हो, और पैलेंटिव फ्लूइड रखेंगे, डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी ट्रीट रहे। ओआरएस देंगे, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी या सॉल्यूशन देते हैं टू ट्रीट द डिहाइड्रेशन की कंडीशन को। अब बात करें थे घर पे हम ओआरएस कैसे बना सकते हैं, हाउ डज मेक ओआरएस सॉल्यूशन एट होम। तो हमें क्या लेना है, 1 लीटर क्लीन वाटर लेना है, एंड देन उसके बाद उसमें 6 लेवल टीस्पून ऑफ शुगर, यानी कि 1 टीस्पून के अंदर कितने होते हैं, 20 ml होते हैं, तो 6 दूनी 12, 120 ml के लगभग शुगर यानी कि चीनी ऐड करनी। एंड उसके बाद हाफ लेवल टीस्पून कितना रखें, साल्ट, यानी कि लगभग 10 ml के लगभग साल्ट मिक्स करना है, और ये क्या तैयार हो जाता है, ओआरएस सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, और इसको बेबी को इंजेस्ट करवा देते हैं, जिससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, अवॉइड सुगरी ड्रिंक्स, यानी कि जो मीठे मीठे ड्रिंक्स आते हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर मीठा पानी, तो वो नहीं, अवॉइड करना है, वो नहीं पिलाना है, क्योंकि शुगर क्या करती है, ड्रॉ मोर वाटर इनटू द इंटेस्टाइन एंड वर्जन डायरिया। जैसे ही शुगर एंटर होती है जेटी ट्रैक्ट में, वहाँ का क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि शुगर क्या है, सोल्यूट है, जैसे ही सोल्यूट की अमाउंट बढ़ती है, कंसनट्रेशन बढ़ती है, सॉरी, तो क्या होगा, वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और वाटर क्या होता है वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, वाटरी डायरिया और भी वर्जन हो जाएगा। कि वेल बैलेंस डाइट, वेल बैलेंस डाइट देते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ताकि अच्छी तरीके से वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो सके। जैसे राइस, ब्रेड, सीरियल्स, ये डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, कोकोनट वाटर देना है, क्योंकि कोकोनट के अंदर क्या होता है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, डोंट टेक एंटीबायोटिक्स
विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, बिना किसी डॉक्टर या फिजिशियन के प्रेस्क्रिप्शन के कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी क्या कर सकती है, वापस डायरिया को और भी वर्जन कर सकती है। ओके। अब बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कौन कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो एंटी डायरियल मेडिकेशन मेनली देते हैं, तो उसका फर्स्ट वन एग्जाम्पल होगा बिस्मथ सब सैलिसिलेट्स। और ये किस तरीके से काम करती है, दिस हेल्प टू ट्रीट द डायरिया, किसके द्वारा, फ्लो को, स्लोइंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनटू द बॉल एंड रिड्यूस द इन्फ्लामेशन विद इन इंटेस्टाइन। ये क्या करती है, जो भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके फ्लो को स्लो कर देती है इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि अच्छी तरीके से वो डाइजेस्ट हो सके और एब्जॉर्प्शन हो सके और वो पास आउट ना हो जल्दी से। और इन्फ्लामेशन को भी ट्रीट कर देती हैं, कोई इन्फ्लामेशन अगर प्रेजेंट है तो इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, लोप्रेमाइड, या फिर इसका जो ब्रांड नेम होता है इमोडियम होता है। अब ये किस टाइप से डायरिया को ट्रीट करता है, इट डिक्रीज गट मूवमेंट एंड इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। ये क्या करेगा, गट मूवमेंट यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम कर देता है इंटेस्टाइन को, और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, स्टूल लेस वाटरी होगा और डायरिया की कंडीशन ट्रीट हो जाती है। ओके। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ डायरिया की, कौन कौन से प्रिवेंशन कर सकते हैं कि बेबी को डायरिया ना हो। वॉश एंड सैनिटाइज योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग बेबीज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो पेरेंट्स उनको इंस्ट्रक्ट करना है, अगर बेबी को हैंडल कर रहे हैं अच्छी तरीके से और उसको उसकी कुछ भी केयर कर रहे हैं, नहला धुला रहे हैं, कपड़े वगैरह चेंज करें, तो हैंड वॉशिंग करना है, सैनिटाइज रखना है, ताकि अगर वो बेबी को टच करे तो बेबी को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन से प्रिवेंट रखना है बेबी को। कीप किचन इक्विपमेंट क्लीन एंड प्रिपेयर फूड हाइजीनिकली। किचन इक्विपमेंट को क्लीन रखना है और फूड को हाइजीन, फूड जब प्रिपेयर करें तो हाइजीन का मेंटेन रखना है। कोई भी हैंड वॉशिंग अच्छी तरीके से करना है, जो भी फूड वगैरह तैयार कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से धोना है, ताकि इन्फेक्शन वगैरह, कंटामिनेटेड फूड इंजेस्ट ना कर पाए, क्योंकि अगर फूड पॉइजनिंग हो गई तो ये किसको लीड कर देता है, डायरिया को लीड कर देता है। नेक्स्ट प्रिवेंशन की बात करें कि बाथरूम एंड रूम जो फ्लोर होते हैं, जो बाथरूम और रूम की फर्श होती है, सरफेस होती है, उनको क्लीन रखना है बैक्टीरिया की ग्रोथ को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे फर्श पे ऐसे ही घूमते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चल नहीं पाते, जो चलने वाले नहीं होते, जैसे इन्फेंट होते वो चल नहीं पाते, तो वैसे ही फर्श पे घूमते रहते हैं। और वहाँ पे अगर वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह हुए तो उसके हैंड वगैरह या माउथ वगैरह को टच कर लेगा बेबी और इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर, तो क्या कर देगा, ये डायरिया को लीड कर सकता है। ओके। नेक्स्ट प्रिवेंशन पे चलते हैं। फ्रीक्वेंटली वाइप बेबी हैंड्स स्पेशली व्हेन ही सी क्रेवलिंग अराउंड। अगर वो ऐसे फर्श पे घूम रहा है उसके बाद क्या करना है, उसको बार बार उसके हैंड को धोना है। अगर उसने अपने नोज आइज को टच कर लिया तो क्या होगा, जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन पहुंच सकता है और डायरिया को लीड कर सकता है। तो ये प्रिवेंशन हो चुके हैं डायरिया के। अब बात करें थे कॉम्प्लिकेशन की, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डायरिया की वजह से, किसी चाइल्ड को डायरिया हो गए तो मेन 2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो अगर किसी को हो चुका है तो अच्छी तरीके से उसको ओआरएस वगैरह देना है और आईवी फ्लूइड वगैरह देना है, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा देना, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए उसको अच्छी डाइट देनी है, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट प्रोवाइड करनी है। ओके। कोकोनट जो वाटर है वो भी देना है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। ठीक है। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।